Hello everyone, welcome to English Kyan. This is Shivashish Das. Today I have come up with another video on the topic of narration. In this video we shall learn how to change the narration of imperative sentences from direct to indirect. So if you are watching this video for the first time, please make sure that you have watched the previous 3 videos on narration. I have shared the links of those videos in the description below. So before we start, please hit the like button, and if you are new to my channel, please subscribe to it. And if you are watching this in my Facebook page, make sure that you have liked and also follow the page. So before starting हमको ये जानना होगा कि imperative sentence होते क्या है। अगर सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया हुआ है या फिर कोई रिक्वेस्ट दिया हुआ है या फिर कोई एडवाइस दिया हुआ है तो हम इन सेंटेंसेस को imperative सेंटेंस बोलते हैं। जैसा कि हम एक सेंटेंस ले सकते हैं, राम सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बुक। हियर वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द रिपोर्टेड स्पीच दैट प्लीज लैंड मी योर बुक। ये राम मुझको एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मुझको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज उसको मैं अपना बुक दो, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जैसा कि एक और सेंटेंस है, आई सेड टू हिम डोंट गो आउट नाउ। यहाँ पे फिर से मैं किसी को बोल रहा हूँ कि अभी बाहर मत जाओ। Here I am suggesting him something, I am giving him an advice, या फिर मैं उसको एक ऑर्डर भी दे सकता हूँ। अगर वो मुझसे उम्र में छोटा है तो मैं उसको एक ऑर्डर दे रहा हूँ या फिर एक सजेशन दे रहा हूँ। दैट्स व्हाई ये फिर से एक इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, द टीचर सेड टू हर पे अटेंशन टू योर स्टडीज। हियर टीचर किसी लड़की को बोल रहे हैं कि अपनी स्टडीज पे ज्यादा अटेंशन दो, अपनी स्टडीज पे ज्यादा ध्यान दो। यहाँ पे फिर से टीचर एक स्टूडेंट को एक वो सजेशन दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं, या फिर एक ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये फिर से हम लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस ये होता है, हमको याद रखना होगा कि अगर किसी तरह का ऑर्डर, किसी तरह का रिक्वेस्ट या किसी तरह का एडवाइस हो तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। तो अभी हमको ये जानना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा, एसर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने सेड से सेड रखा था, सेड टू से टोल्ड किया था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने सेड या सेड टू दोनों से ही हम लोगों ने आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ किया था। अभी इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग सेड या सेड टू दोनों से ही हम लोग ऑर्डर्ड लिख सकते हैं या फिर रिक्वेस्टेड या अर्ज लिख सकते हैं। दोनों में से एक भी लिखने से चलेगा, या फिर एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिख सकते हैं। हम लोगों को सिचुएशन के ऊपर या फिर सेंटेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हम क्या लिख रहे हैं। हम लोगों का सेंटेंस अगर किसी तरह का ऑर्डर होगा तो हम लोग उसमें ऑर्डर लिखेंगे। अगर वो किसी तरह का रिक्वेस्ट होता है तो हम लोग उसमें रिक्वेस्ट या फिर अर्ज लिखेंगे। और अगर किसी तरह का एडवाइस होता है तो हम लोग उसमें एडवाइस या फिर सजेस्टेड लिखेंगे। तो हमको ये चीजें याद रखनी होगी। और एक और चीज हमको याद रखना होगा कि एसर्टिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने कॉमा और कोटेशन रिमूव करके दैट लिखा था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों ने कॉमा और कोटेशन रिमूव करके इफ या फिर वेदर लिखा था। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग कॉमा और कोटेशन रिमूव करके टू लिखेंगे। सो इट्स वेरी इजी। अगर हम लोग ये सब कुछ याद रख लेंगे तो वी कैन इजीली चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सो चलिए कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करके ट्राई करते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। इन दिस सेंटेंस हमको समझ आ रहा है कि डॉक्टर मुझसे बोल रहे हैं कि टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं ये मेडिसिन दिन में 2 बार लूं। अगर डॉक्टर हमको ऐसे बोलते हैं कि मेडिसिन लेने के लिए वो हमको एक एडवाइस देते हैं, तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे। द डॉक्टर रहेगा, यहां सेड टू है, सेड टू से हम लोग एडवाइज्ड लिख सकते हैं या फिर सजेस्टेड लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। वो किसको बोल रहे हैं, मी। अब हमको एक चीज याद रखना होगा कि यहाँ पे कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग टू लिखेंगे। जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में दैट यूज हुआ था, इंटरोगेटिव में इफ या फिर वेदर यूज हुआ था, यहाँ पे टू यूज होगा। देन हमको एक चीज याद रखना होगा कि जब भी हम लोग टू यूज करते हैं उसके बाद हम जब वर्ब यूज करते हैं वो V1 में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है हमेशा, वो तब इन्फिनिटिव हो जाता है। सो हमको यहाँ पे टेक का टेंस चेंज नहीं करना होगा। हम लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है कभी, बिकॉज हमको याद रहता है कि हम लोगों ने सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होता है।
लेकिन जब भी हम लोग टू यूज करेंगे, टू के बाद हम कभी वर्ब का चेंज नहीं करते। दैट्स वाई यहाँ पे टेक ही रहेगा, मतलब टू के बाद हमेशा वर्ब का प्रेजेंट टेंस यूज होता है और ये इन्फिनिटिव हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे टू टेक दिस मेडिसिन से हो जाएगा दैट मेडिसिन, और ट्वाइस अ डे रहेगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा? द डॉक्टर एडवाइज या फिर सजेस्टेड मी टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो हम लोग चलते हैं सेकंड सेंटेंस में। राधिका सेड टू हर फ्रेंड प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेंस को अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ आएगा कि राधिका अपने फ्रेंड से एक रिक्वेस्ट कर रही है, बिकॉज उसने कहा है कि प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। वो अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट करके बोल रही है कि प्लीज मुझको ये बॉक्स उठाने में मदद करो। तो हम लोगों को ये भी बताया कि अगर प्लीज है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे हम लोगों को रिक्वेस्ट यूज करना होगा। तो कैसे होगा सेंटेंस? राधिका सेड टू से हम लोग रिक्वेस्टेड लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्लीज है और सेंटेंस का मतलब यही है कि राधिका अपने फ्रेंड को वो रिक्वेस्ट कर रही है। रिक्वेस्टेड के बजाय हम लोग यहाँ पे अर्ज्ड भी लिख सकते हैं, URGED। हर फ्रेंड कॉमा और कोटेशन रिमूव करके टू लिखेंगे। अभी हमको एक चीज याद रखना होगा कि जब भी हम लोग ऐसे प्लीज या फिर काइंडली वाला सेंटेंस हमको मिलेगा, हम लोगों ने जब भी रिक्वेस्टेड या फिर अर्ज लिख दिया, हमको उसके बाद प्लीज दोबारा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे प्लीज नहीं लिखेंगे, प्लीज के बाद जो वर्ब है उसको लिखेंगे हेल्प, और टू है दैट्स वाई हेल्प ही रहेगा, उसको हम लोग V1 ही रखेंगे। यहाँ मी है, मी फिर से आया है किससे? आई से आया है। हमको याद रखना होगा कि आई है फर्स्ट पर्सन, और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सीखा था, फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राधिका। राधिका के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं? शी या फिर हर। तो हमको देखना होगा सेंटेंस के मुताबिक क्या होगा, हेल्प शी या फिर हेल्प हर, दोनों में से क्या होगा? यस एग्जैक्टली हेल्प हर होगा। टू लिफ्ट रहेगा, द बॉक्स रह जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? राधिका रिक्वेस्टेड या फिर अर्ज्ड हर फ्रेंड टू हेल्प हर टू लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ हमको एक ही चीज याद रखना होगा कि प्लीज जब भी होता है सेंटेंस में या फिर काइंडली होता है, हम लोग रिक्वेस्टेड या अर्ज लिखते हैं और दोबारा हमको प्लीज लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेट्स कम टू द थर्ड सेंटेंस। ही सेड टू हिज ब्रदर डोंट रन इन द सन। इस सेंटेंस में भी हमको क्लियरली समझ आ रहा है, ही अपने ब्रदर से बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं अपने ब्रदर को कि डोंट रन इन द सन, मतलब धूप में मत दौड़ो। बाहर जाने से वो मना कर रहा है, बाहर जाके धूप में खेलने से मना कर रहा है। तो हियर वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट वो अपने भाई को आइदर एडवाइस दे रहे हैं, और अगर कोई छोटा भाई हो वो ऑर्डर भी शायद दे रहा है। तो फिर यहाँ हम लोग ऑर्डर भी लिख सकते हैं या फिर एडवाइस भी लिख सकते हैं। तो कैसा होगा? ही सेड टू से हम लोग यहाँ पे एडवाइज्ड या फिर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं और ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। किसको बोल रहे हैं? वो अपने ब्रदर को। अब हमको एक चीज याद रखना होगा, जैसा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने पहले क्या किया था? कॉमा कोटेशन रिमूव करके हम लोगों ने टू लिख दिया था। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो टू से पहले हम लोग नॉट लिख लेंगे। तो क्या होगा? यहाँ टू नहीं होगा, पहले हम लोग लिखेंगे नॉट। ये याद रखना होगा ओनली इन केस ऑफ नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो पहले हम लोग लिखेंगे नॉट, फिर होगा क्या? टू, और टू के इमीडिएट नेक्स्ट जैसे हम लोगों ने लिखा था वर्ब यूज होता है, तो टू के इमीडिएट नेक्स्ट क्या होगा? वर्ब। सेंटेंस में वर्ब है रन, और रन को हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे बिकॉज टू के बाद हमेशा V1 यूज होता है। और आखिर में क्या रह गया? इन द सन। सो द फाइनल आंसर इज ही एडवाइज्ड या फिर ऑर्डर्ड हिज ब्रदर नॉट टू रन इन द सन। So let's have a look at some more sentences. She said, keep the book on the table, रोहित। यहाँ हमको समझ आ रहा है कि वो रोहित को बोल रही है कि रोहित तुम ये बुक टेबल में रख दो। इसका मतलब वो रोहित को कुछ ऑर्डर दे रही है, या फिर वो एक सजेशन भी हो सकता है कि तुम अब ये टेबल पे रख दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस सजेशन में दे रहा है या फिर कुछ ऑर्डर है। तब हमको क्या करना होगा देख लेते हैं। या शी तो शी रहेगा,
यह सेट से अगर हम लोग इस सेंटेंस को एक सजेशन कंसिडर करते हैं, एक एडवाइस कंसिडर करते हैं, तो हम लोग शी एडवाइस्ड लिख सकते हैं। अगर हमको लगता है कि ये एक ऑर्डर है तो फिर हम इसको ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। और अगर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सजेशन है या फिर ऑर्डर है, तब हमको आस्क्ड लिखना होगा, हम आस्क्ड भी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि आस्क का मतलब सिर्फ पूछना होता है, लेकिन आस्क सिर्फ पूछना नहीं होता। यस, इंटरेटिव सेंटेंस में भी हम लोगों ने यूज किया था आस्क मतलब कुछ कुछ पूछ रहा था, लेकिन आस्क हमेशा पूछना नहीं होता। अगर मैं आपको कहूँ कि यू आर आस्क्ड टू गो आउटसाइड, इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बाहर जाना होगा अभी। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन, तो फिर मैं आपको बैठने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर कभी कुछ करने के लिए कहा जाए तो वो आस्क्ड तब हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ भी हम लोग एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी यूज कर सकते हैं और आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं। अब हमको एक चीज समझना होगा, हाँ सेड के बाद कुछ नहीं है, दैट इज ऑब्जेक्ट नहीं है, हमको ऐसा लगेगा, लेकिन हम अगर रिपोर्टेड स्पीच अच्छी तरह से देखेंगे तो यहाँ पे हमको रोहित मिलेगा। मतलब वो रोहित का नाम पुकार के उसको बोल रही है कि बुक जाके तुम टेबल पे रख दो। इसका मतलब वो किससे बात कर रही है, रोहित से बात कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग रोहित लिख लेंगे। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना होगा। फिर अभी कॉमा और कोटेशन रिमूव करके टू होगा। टू के बाद जैसा हम लोगों ने पहले किया था वर्ब आ जाएगा, और मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा, प्रेजेंट फॉर्म में, बिकॉज टू के बाद जब भी वर्ब यूज होता है वो इन्फिनेटिव हो जाता है, दैट्स वाई टू कीप होगा। और द बुक ऑन द टेबल सेम रहेगा। और रोहित दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने रोहित को ऑलरेडी यहाँ यूज कर लिया है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, शी एडवाइज्ड रोहित, या फिर शी ऑर्डर्ड रोहित, या फिर शी आस्क्ड रोहित टू कीप द बुक ऑन द टेबल। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ही सेज टू मी काइंडली हेल्प मी टू सॉल्व द सम। यहाँ हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि एक रिक्वेस्ट किया है, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है काइंडली। मतलब ही सेज टू मी मतलब वो मुझको बोलता रहता है कि काइंडली हेल्प मी टू सॉल्व द सम, मुझको ये सम सॉल्व करने में प्लीज मदद करो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। ही तो ही रहेगा, सेज टू से अब क्या होगा देखिए। पहले हम लोगों ने क्या किया था, जब सेड था, सेड पास्ट टेंस में था, इसीलिए हम लोगों ने रिक्वेस्टेड या फिर अर्ज्ड यूज किया था ऐसे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे सेज दैट इज ये प्रेजेंट टेंस में, दैट्स वाई हम लोग रिक्वेस्टेड यूज नहीं करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट का प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज रिक्वेस्ट। और यहाँ पे ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स वाई एक एस लग जाएगा। हम लोग यहाँ अर्ज भी यूज कर सकते हैं, URGE, और ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स वाई एक एस लग गया। और तब क्या होगा, मी कॉमा और कोटेशन रिमूव करके टू, और टू के बाद हमेशा क्या, जो मेन वर्ब होता है, यहाँ पे मेन वर्ब है हेल्प, एंड वो हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने प्लीज नहीं लिखा था, प्लीज रिक्वेस्ट में ही चला गया था, यहाँ भी जब भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट या फिर अर्जेस लिख लिया है तो काइंडली का फंक्शन यहाँ पे हो गया, हमको दोबारा काइंडली लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। देन हमको इसका प्रोनाउन चेंज करना होगा। मी आया है आई से, दैट इज फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, दैट्स वाई हम भी यहाँ पे ही, हिज या फिर हिम में से कोई एक लिख सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज होगा, हेल्प ही हम लोग लिखेंगे या फिर हेल्प हिज लिखेंगे या फिर हेल्प हिम लिखेंगे, ये हमको डिसाइड करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम लोगों को क्या समझ आया, हेल्प ही का मतलब होगा कि वो हेल्प, हेल्प हिज मतलब उसके किसी चीज का हेल्प, और हेल्प हिम मतलब उसको हेल्प। तो क्या होगा, डेफिनेटली हेल्प हिम होगा। टू तो टू रहेगा, सॉल्व द सम रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ही रिक्वेस्ट मी या फिर ही अर्जेस मी टू हेल्प हिम टू सॉल्व द सम। एंड नंबर 6 देखते हैं, रमेश सेड टू हर डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ हमको समझ आ रहा है कि रमेश हर को बोल रहा है कि अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ भी हमको क्लियरली समझ आ रहा है कि रमेश उसको आइदर एक एडवाइस दे रहा है कि अपना टाइम तुम बर्बाद मत करो, फिर रमेश जिसके साथ बात कर रहे हैं अगर वो उसके उम्र में छोटी हो या फिर कोई जूनियर हो तो वो शायद उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो गए कि ये एक एडवाइस है या फिर ऑर्डर है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। रमेश रमेश होगा, सेड टू से हम लोग एडवाइस लिख सकते हैं या फिर
ऑर्डर्ड लिख सकते हैं। और अगर हम लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि एडवाइस या ऑर्डर है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, हम लोग आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तीनों में से एक भी लिखने से करेक्ट होगा। हर तो हर रहेगा, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग टू लिखेंगे, लेकिन हमको याद रखना होगा कि यहाँ पे डू नॉट है, दैट इज निगेटिव में है, और जब भी निगेटिव होता है तब हम टू के पहले नॉट यूज करते हैं। तो क्या होगा, नॉट टू, फिर आ जाएगा जो मेन वर्ब है वो, दैट इज वेस्ट, एंड वो प्रेजेंट टेंस में होगा। योर टाइम है, योर आया है यू से, दैट इज इट्स सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन फॉलो करता है ऑब्जेक्ट को। हर है तो हर से लिख सकते हैं हम लोग शी या फिर हर। तो हमको देखना होगा क्या है, टाइम है, शी टाइम होगा या फिर हर टाइम होगा। डेफिनेटली हमको पता है वो हर टाइम होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है, रमेश एडवाइज्ड या फिर ऑर्डर्ड या फिर आस्क्ड हर not to waste her time. So in this way we can change the narration of imperative sentences from direct to indirect. तो चलिए अब हम कुछ important HSLC क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, so that you get a better idea of how to solve and how to change the narration of imperative sentences from direct to indirect. So let's have a look at the first question. Anita said to Ravi, please lend me your pen. ये क्वेश्चन आसाम बोर्ड के HSLC एग्जाम के 2000 ईयर में आया था। हाँ, क्लियरली समझ में आ रहा है कि अनीता रवि से बोल रही है कि प्लीज तुम अपना पेन मुझे लैंड करो, मतलब उधार दो। तो ये एक रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस होगा। तो आंसर क्या होगा, अनीता सेड टू से हो जाएगा रिक्वेस्टेड। हम लोग अर्ज्ड भी लिख सकते हैं, किसको रिक्वेस्ट किया, रवि को। कॉमा और कोटेशन रिमूव करके हम लोग लिखेंगे टू, और टू के इमीडिएट नेक्स्ट क्या होगा, जैसा कि आप सभी को याद होगा, हम लोग मेन वर्ब लिख लेंगे, वो भी प्रेजेंट टेंस में। और प्लीज हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज रिक्वेस्टेड लिखने के साथ साथ ही प्लीज का फंक्शन हो गया है। देन है मी, मी आया है आई से, दैट इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन फॉलोज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ है अनीता, अनीता एक फीमेल है, दैट्स वाई हम लोग शी या फिर हर यूज कर सकते हैं। तो लैंड शी या लैंड हर में से हमको लैंड हर लिखना होगा, बिकॉज लैंड शी का मतलब हो जाता है वो उधार, और लैंड हर मतलब होगा उसको उधार। तो हम लोग डेफिनेटली उसको उधार देंगे। योर है, फिर से योर आया है यू से, दैट इज सेकंड पर्सन, इट विल फॉलो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है रवि, रवि एक लड़का है, दैट इज मेल, और रवि के बदले हम लोग ही, हिज या फिर हिम यूज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे डिसाइड करना होगा क्या लिखना है, कि पेन है तो ही पेन होगा या फिर हिज पेन होगा या फिर हिम पेन होगा, ये हमको डिसाइड करना होगा। ही पेन का मतलब हो जाएगा वो पेन, हिज पेन का मतलब है उसका पेन, और हिम पेन मतलब है उसको पेन। तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका पेन होगा, दैट इज हिज पेन। So the final answer will be Anita requested Ravi to lend her his pen. Let's come to the next question. ये वाला question HSLC एग्जाम 2004 में आया था। The teacher said to me, don't neglect your studies. जो कि एक कॉमन डायलॉग है, टीचर मुझे बोल रहे हैं कि अपने स्टडीज को नेग्लेक्ट मत करो, मतलब अपने स्टडीज पे ध्यान दो। यहाँ क्लियरली समझ आ रहा है कि टीचर मुझको एक एडवाइस दे रहे हैं या फिर ये एक ऑर्डर भी हो सकता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, द टीचर रहेगा, सेट टू को चेंज करके हम लोग एडवाइस लिख सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। एडवाइस के बजाय हम लोग सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस एडवाइस भी हो सकता है या फिर ऑर्डर भी हो सकता है। अगर टीचर ज्यादा नाराज हो तो हमको वो ऑर्डर देके बोल सकते हैं, और हमको अगर समझ में नहीं है कि एडवाइस है या ऑर्डर है तो हम लोग इसको आस्क्ड भी लिख सकते हैं। तो टीचर किसको बोल रहे हैं, मी को, कॉमा और कोटेशन रिमूव करके टू यूज होगा, लेकिन हमको याद रखना होगा कि डोंट है दैट इज निगेटिव है, तो टू के पहले हम लोग नॉट यूज करेंगे, तो हो जाएगा नॉट टू। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ब, वो भी प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज टू के बाद प्रेजेंट टेंस यूज होता है। योर है, योर आया है यू से, दैट इज सेकंड पर्सन फॉलोज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो फिर मी से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आई, मी, माई। तो ये क्या होगा, आई स्टडीज या मी स्टडीज या माई स्टडीज, डेफिनेटली क्या होगा, माई स्टडीज, और एंड में फुल स्टॉप। सो फाइनल आंसर क्या होगा, द टीचर एडवाइज्ड मी, या फिर द टीचर ऑर्डर्ड मी, या फिर द टीचर आस्क्ड मी नॉट टू नेग्लेक्ट माई स्टडीज। माई मदर सेड टू मी डोंट टेल अ लाई।
ये क्वेश्चन असम बोर्ड के HSLC एग्जाम में 2014 में आया था। तो अगर ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा कि मदर मुझको बोल रही है कि डोंट टेल अ लाई, मतलब झूठ मत बोलो। अगर मदर ये बोलती है तो ये शायद वो एक एडवाइस दे रही है मुझको, और अगर गुस्से में बोलती है तो ये शायद एक ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मदर सेड टू से ये एडवाइज्ड होगा या फिर सजेस्टेड, या फिर हम लोग ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया कि एडवाइस है या ऑर्डर है तो हम लोग आस्क भी लिख सकते हैं। मी तो मी रहेगा। ये एक निगेटिव सेंटेंस है, दैट्स वाई हम लोग टू नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नॉट टू। टू के इमीडिएट नेक्स्ट आ जाएगा टेल, दैट इज वो भी प्रेजेंट टेंस में, और लास्ट में जो रह गया है एल आई भी होते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, मदर एडवाइज मी या फिर ऑर्डर्ड मी या फिर आस्क्ड मी नॉट टू टेल अ लाई। हमको एक और चीज याद रखना होगा कि अगर हमको इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में मिले तो हम इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा सजेशन दूंगा, आप वो यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो कैसा होगा, ये सेम सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं कि मदर, यहां हम सेड टू के बजाय फॉरबेड लिख सकते हैं। फॉरबेड आया है फॉरबिड से। फॉरबिड का मतलब होता है अगर हम किसी चीज करने के लिए मना कर रहे। सपोज अगर आप लोग गेम खेल रहे हैं तो और मम्मी आके अचानक आपको बोल रही है कि गेम मत खेलो बेटा, तो वो आपको मना कर रही है गेम खेलने से, तो ये होगा फॉरबिड। और फॉरबिड का पास्ट टेंस है फॉरबिड। सो यहाँ पे सेड है, इसीलिए हम लोग फॉरबिड के पास्ट टेंस को यूज करेंगे फॉरबिड। किसको फॉरबिड किया, मी। अब हम लोगों ने फॉरबिड लिख दिया है, मतलब ये निगेटिव सेंस में आ गया, तो दोबारा हमको नॉट यूज नहीं करना होगा। हम लोग जस्ट क्या करेंगे, पहले की तरह टू लिख लेंगे, कोमा और कोटेशन रिमूव करके टू लिख दिया, और जो मेन वर्ब है हम लोग वो यूज करेंगे, और लास्ट में अलाई रह जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, मदर फॉरबिड मी टू टेल अ लाई। तो डिफरेंस एक ही चीज याद रखना होगा कि जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस में फॉरबिड यूज करेंगे तो हम लोग नॉट यूज नहीं करेंगे, बिकॉज फॉरबिड इटसेल्फ इज निगेटिव। और एक बार निगेटिव जब हम लोगों ने यूज किया तो नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने फॉरबिड नहीं यूज करके हम लोग एडवाइज या फिर ऑर्डर्ड या फिर आस्क्ड यूज करके करते हैं, तब हमको नॉट यूज करना होगा। सो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक क्लियरली समझ में आया। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस keep watching English Gyan and keep sharing. Thank you.